नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, अपना संवाद सेतु का अंतिम चैप्टर अध्याय 10 चल रहा है, जिसमें रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये दो चीज़ें अपन ने कर ली। और आज बात करेंगे संदर्भ ग्रंथ, डायरी और वार्ता पे। अच्छा साथियों, देखो आजकल दूरस्थ शिक्षा के लिए रेडियो प्रसारण किया जाता है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। तो उसी रेडियो पे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि हर एक किसी के पास टीवी ये चीज़ें नहीं होती, रेडियो ज़रूर होता है, तो बच्चों के लिए, इन सब के लिए रेडियो पे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। तो इसे ही वार्ता कहते हैं और ये रेडियो से संबंधित होती है। ठीक है, तो अध्याय कौन सा चल रहा है? अध्याय है 10। अध्याय कौन सा? 10। और उसमें बात करेंगे अपने किस पे? वार्ता पे। वार्ता क्या है? तो सबसे पहले आप ये याद रख लें, ये किससे संबंधित है? रेडियो प्रसारण से संबंधित। रेडियो प्रसारण से ये क्या है? रेडियो प्रसारण से संबंधित है। ये इतना याद रख लेना। तो रेडियो प्रसारण से संबंधित हो गई। तो ये रेडियो जो प्रसारण है, इस पर सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, आदि विषयों पर वार्ता चलती रहती है। ये याद रख लेना मित्रों। और ये वार्ता किस किस के लिए होती है? मान के चलिए महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए वार्ता, मतलब वार्ता का अर्थ हो गया कार्यक्रम। महिलाओं के लिए कार्यक्रम हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए हो सकता है। मुख्य बात है किसानों के लिए वार्ता। बच्चों के लिए वार्ता। ये वार्ता हो सकती है। आप समझ गए होंगे कि वार्ता है वो रेडियो प्रसारण से संबंधित एक विधा है, जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि विषयों पर वार्ता चलती रहती है। ये महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों और बच्चों के लिए भी ये वार्ता हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है, एक अच्छी वार्ता बनाने के लिए आपको किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए? बढ़िया प्रश्न है। अच्छी वार्ता के लिए, ये अच्छा प्रश्न है। अच्छी वार्ता के लिए निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहले आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? क्योंकि ये सुना जाता है, तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट व सुबोध। ये याद रख लेना। दूसरा आपको ख्याल रखना है, बीच बीच में उदाहरण देते रहना है। बीच बीच में उदाहरणों का प्रयोग, ये याद रख लेना। तीसरा,
रोचक पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना, रोचक पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना, ये याद रख लेना। रोचकपूर्ण तरीके से क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ श्रव्य माध्यम की बात करें, गाना हो तो उसको सुन लेंगे, लेकिन वहीं पे ये बात वार्ता की बात करें, किसानों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो इसमें व्यक्ति बोर होने लगता है, तो वो क्या कर देता है, उसको जल्दी बंद कर देता है, या वो कमेंट्री पे ले आएगा, क्रिकेट पे ले आएगा। इसलिए उसे रोचकपूर्ण तरीके से अपने को प्रस्तुत करना है। और इसके अलावा उच्चारण क्या होना चाहिए? उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें? वार्ता के अंदर। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे डायरी के ऊपर। अब बात करते हैं डायरी की। अच्छा, इसमें अब आगे डायरी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको बता देता हूँ। डायरी की बात करें तो हिंदी में डायरी को क्या कहते हैं? दैनंदिनी। क्या कहते हैं? दैनंदिनी कहते हैं। दैनंदिनी का मतलब होता है दैनिक कार्य करना, मतलब प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्य करना। और डायरी का यही कार्य होता है। आपको पता भी है, प्राचीन समय से ही एक व्यापारी क्या करता रहता है? खाता बुक डालता है, तो वो खाते में कार्य करता रहता है। इसके अलावा राजा महाराजा होते थे, तो वो स्पेशली अपने प्रत्येक दिन का ब्यौरा रखने के लिए अपने यहाँ अधिकारी रखता था, जो उस राज्य का प्रत्येक दिन का ब्यौरा रखता था। वो भी एक डायरी का ही प्रकार है, क्योंकि उससे अपने को इतिहास का पता चलता है, क्योंकि वो समय बीत चुका। अगर वो डायरी नहीं लिखी जाती तो हमें किस प्रकार इतिहास का पता चलता? इसलिए डायरी लेखन किया जाता है। अच्छा, हिंदी में इसे दैनंदिनी कहा जाता है। देखो, जीवन क्या है? जीवन परिवर्तनशील तथा गतिशील है, ये आपको पता है भली प्रकार से। रुकता नहीं है जीवन। जीवन परिवर्तनशील तथा गतिशील है, अतः हम प्रत्येक दिन नए अनुभव क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अनुभव प्राप्त करते हैं। इन्हीं अनुभव को शब्दों में पिरोने का कार्य कौन करता है? पिरोने का कार्य डायरी करती है। ये याद रखना आप। आपको पता है, प्रत्येक दिन हम नया नया अनुभव करते रहते हैं, और उसी अनुभव को जब उन्हीं भावों को हम किसके माध्यम से उतार दें? शब्दों के माध्यम से उतार दें, और वो माध्यम क्या कहलाता है? डायरी कहलाता है। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें अपने, तो अब डायरी क्या है? डायरी बीते हुए जीवन की वर्तमान के समय से तुलना है। अतः जीवन में हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने जीवन को
किस ढंग से व्यतीत किया। हम में समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ, इसका विश्लेषण कौन करती है? इसका विश्लेषण डायरी द्वारा होता है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। डायरी क्यों लिखी जाती है? डायरी इसलिए लिखी जाती है। डायरी क्या होती है? ये हो गई, दो पर्सन हो गए, डायरी क्या होती है और डायरी क्यों लिखी जाती है। अच्छा, दो महत्वपूर्ण बात या आप याद रखना। अगर हिंदी में प्रथम डायरी की बात करें, हिंदी में प्रथम डायरी किसने लिखी? श्री राम शर्मा ने। किस नाम से लिखी? सेवाग्राम की डायरी। सेवाग्राम की डायरी कब लिखी? 1946 में। ये हिंदी की प्रथम डायरी रही। आप चाहें तो देख सकते हैं, ये देखिए, ये है डायरी। इसमें श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी 1946 को माना जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा देखो, एनी फ्रैंक की डायरी, जो सबसे प्रसिद्ध है मित्रों। एनी फ्रैंक की डायरी ये सबसे प्रसिद्ध है। और ये किसकी है? 13 वर्ष की लड़की की डायरी है। ये सुप्रसिद्ध है। ये इतना आप याद रख लेना। अब चलते हैं डायरी की विशेषता क्या क्या होती है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, वो देख लेते हैं। डायरी की 5 विशेषताएं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है डायरी से संबंधित। तो पहली विशेषता क्या आपसे पूछ लिया जाएगा कि डायरी की कोई 3 या 4 या 5 विशेषताएं बताइए। 5 अपने कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, डायरी तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है। तात्कालिक का मतलब होता है इसी समय की, तत्काल। जैसे अपने तत्काल का टिकट निकलवाते हैं ना, उसी समय। तो जिस समय, संवेदनात्मक का मतलब क्या हो जाएगा? जिस चीज़ का हमने अनुभव किया है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने अनुभव किया कि पीछे पीछे भूत आवे। तो जो इस समय अपनों ने जो भी कुछ अनुभव किया है, उस भावों की अभिव्यक्ति मतलब बताना, वो किसके अंदर होता है? डायरी के अंतर्गत होता है। नंबर 2 क्या है? डायरी लेखन में सभी लेखन विधियों का स्पर्श रहता है। ये याद रखना। कैसे? आपने किसी से मुलाकात की, तो आप उसके बारे में बता रहे हो कि उसका कद लंबा था, वो हट्टा कट्टा दिखता था, परोपकारिता की भावना रखता था, आंखें उसकी गोल मटोल थी। वैसे चेहरा होता है लेकिन आंखें भी हो सकती है। तो वो क्या बन गया? रेखा चित्र बन गया। आप एक कहानी के रूप में भी उसे लिख सकते हैं, निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें हिंदी की सभी लेखन विधियों का स्पर्श रहता है। नंबर 3 क्या है? लेखक समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है। कैसे? जैसे अपनों ने 1 साल पहले कुछ बात लिखी है एक दिन की, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटित हुई थी। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। तो आप बीते हुए समय के जो अनुभव है उसकी पुनर्समीक्षा। पुनर्समीक्षा का मतलब होता है उसे, उसका विश्लेषण करना, जांच परख करना।
वो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो कि भाई 1 साल पहले ऐसी बात हुई थी, तब मैं ऐसे ऐसे लिखता था या ऐसे लिखती थी, मेरी भाषा अजीब सी थी, मैं बातों को पूरी तरीके से नहीं लिख पाता था लेकिन आज लिख पा रहा हूँ। ऐसे परिवर्तन आप देख सकते हो। डायरी लेखक समय और स्थान के संदर्भ को अपनी अभिव्यक्ति देता है। मतलब डायरी जब लेखक या लेखिका लिखती है तो उसमें समय भी दिया जाता है कि भाई ये बात इस समय की है। जैसे मान के चलो आज 31 मई है, तो 31 मई 2021 को मैंने एक बिल्डर से मुलाकात की। स्थान कहाँ? स्थान आप बता दोगे, मैं शिमला घूमने गया हुआ था वहाँ पर। ऐसे तो उसका संदर्भ आप दे सकते हो। नंबर 5, इसमें लेखक के आत्मीय गुण। आत्मीय का मतलब स्वयं के जो गुण होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रवृत्तियां मतलब आदतें। तो उसके आत्मीय गुण मतलब स्वयं का जो स्वभाव है और उसकी आदतें हैं, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है? डायरी के अंतर्गत होती है। अभिव्यक्ति का मतलब बयान देना, अभिव्यक्त करना, अपने भावों को बताना। वो डायरी में भली प्रकार से पता चल जाता है। लेकिन डायरी के अंतर्गत डायरी को हमेशा याद रखना, डायरी को ऐसे लिखना चाहिए कि उसे कोई नहीं पढ़ेगा, तभी एक डायरी अच्छी लिखी जा सकती है। यदि आप ये सोच के लिख रहे हो कि डायरी बब्बू पढ़स के बप्पू कह देगो नहीं और देख ली तो समस्या जी, तो अपने उसमें क्या कर देते हैं, गुण तो लिख देते हैं, अवगुण छोड़ देते हैं, तो वो एक डायरी नहीं रहती है। अब चलते हैं डायरी के प्रकार पर। अब डायरी से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न। और कौन सा प्रश्न है कि डायरी के प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत डायरी। तो याद रखना मित्रों, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। किससे? व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। व्यक्ति विशेष से संबंधित रहेगी व्यक्तिगत डायरी, जैसा कि लिखा गया है। दूसरी चीज, इसमें लेखक के क्या रहेंगे? निजी विचार। निजी विचार इसमें रहेंगे। निजी जीवन की घटना, निजी जीवन की घटनाएं इसमें रहेगी। ये इतना याद रख लेना। नेक्स्ट आता है वास्तविक डायरी। तो ये वास्तविकता लिए रहती है, ये यथार्थ होती है। ये आप सीधे सीधे लिख सकते हो। यह डायरी क्या होती है? यह डायरी यथार्थ होती है। यथार्थ का मतलब होता है सीधे सीधे जो घटना घटित हुई है उससे संबंधित, जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है उससे संबंधित होती है। और ये किससे इसमें कल्पना नहीं होती है। जैसी घटना आपने देखी वैसा का वैसा आपने उसमें वर्णन किया, चाहे वो विपत्त हो या चाहे कैसी भी हो, यथार्थ होती है। और सबसे खास बात यह है वास्तविकता के नज़दीक होती है। ये याद रखना आप। नेक्स्ट आती है काल्पनिक डायरी। काल्पनिक डायरी की बात करें तो इस डायरी में, जैसे कि डायरी का नाम ही काल्पनिक डायरी है, तो इस डायरी में यथार्थ के साथ कल्पना का मिश्रण होता है। यह वास्तविक डायरी से भिन्न होती है। बस ये इतना इसमें याद रखना है। और अंतिम आती है आपकी कौन सी? साहित्यिक डायरी। साहित्यिक डायरी केवल किसके लिए लिखी जाती है? पाठकों के लिए। और क्यों लिखी जाती है? ताकि पाठकों की ललित कल्पना है उसको उजागर किया जा सके कि ललित कल्पना होती क्या है। इसमें और किसका समावेश रहता है?
मनोविश्लेषण का समावेश रहता है, इसमें आत्माख्यान होता है और उससे अपने सब कुछ सीख सकते हैं। ललित कल्पना रहेगी, मनोविश्लेषण रहेगा, आत्माख्यान रहेगा और इसके साथ साथ में तर्क रहेगा, किसी भी बात पे तर्क रहेगा। ये कौन सी डायरी कहलाती है? साहित्यिक डायरी कहलाती है, साहित्य से संबंधित डायरी कहलाती है। और अंतिम बचा है अध्याय 10 में कौन सा? संदर्भ ग्रंथ, उसकी ओर चलते हैं। अब अध्याय 10 का अंतिम टॉपिक आता है संदर्भ ग्रंथ। पहले समझ लीजिए प्रश्न क्या बनता है, संदर्भ ग्रंथ क्या है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देखो, ऐसे ग्रंथ जिसमें विभिन्न विषयों, कोई भी विषय हो सकता है, समाचार हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी मुद्दों से संबंधित कोई भी समाचार हो सकता है, कोई घटना, कोई कथा या घटना से संबंधित अलग अलग दस्तावेजों के रूप में रहती है। मतलब कोई भी घटना है, कोई भी समाचार हो गया, कोई भी घटना, कोई भी कथा या कुछ भी हुआ है, उसका दस्तावेज मतलब उसके प्रमाण के तौर पे उसके क्या पड़े हों, कागज पड़े हों, वो क्या कहलाते हैं? संदर्भ ग्रंथ कहलाते हैं। आवश्यकता के समय इन ग्रंथों से संदर्भ ग्रहण करके लेखन को रोचक और प्रामाणिक बनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना, क्या बनाया जाता है? रोचक और प्रामाणिक बनाया जाता है। देखो उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि 5-6 साल पहले एक समाचार आया कि प्रधानमंत्री की बिहार रैली पे पथराव हुआ, उसमें ये घटनाएं हुई, इतनी जान माल की हानि, ये ऐसा समाचार आया 5-6 साल पहले। अब ऐसा तो है नहीं, न्यूज़ वाले उसे अपने हार्ड डिस्क में या कहीं लाइब्रेरी में उसे क्या करते हैं? सेव रखते हैं। अब मान के चलिए वर्तमान में ऐसी घटना हुई, कहाँ पर? बनारस में हुई, वापस उत्तर प्रदेश के बनारस में, कि इस बार जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनकी चुनावी रैली पे पथराव हुआ। तो अब जो समाचार बताने वाला है उसे रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए क्या करेगा? पहले तो वो घटना बता देगा कि आज बनारस में हुई मुख्यमंत्री की चुनावी रैली में लोगों ने पथराव किया, कि इससे पहले भी बिहार में प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैली पे भी ऐसी घटना हो चुकी है आज से 5 वर्ष पहले। तो ऐसे बता दिया। तो वो जो 5 साल पहले का एक समाचार बताया वो क्या है? संदर्भ के तौर पे है और उससे वो क्या हुआ है? रोचक और प्रामाणिक हुआ है। उसी प्रकार मान के चलिए, ये तो सुनते ही रहते हो मौसम का मिजाज। जैसे कल परसों आया कि पिछले साल गंगानगर का तापमान इस समय 31 मई को 49.7 डिग्री था, जबकि इस वर्ष 2021 में वही तापमान 47.6 है। मतलब कि पिछले साल से कम गर्मी रही है। तो वो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो बता रहे हैं। ठीक है। कई बार आपने ये सुना होगा कि इस बार सर्दी ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, कि इस बार होने वाली बारिश ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। ऐसे होते हैं, वो पहले के संदर्भ ग्रंथ उनके पास होते हैं कि हाँ इतने पहले इतनी सर्दी पड़ी थी, तो वही चीज़ होती है। अब उपयोगिता क्या है इनकी? संदर्भों से समाचार या लेखन की प्रभावशीलता बढ़ती है, वो प्रभावी होते हैं, प्रभाव डालते हैं श्रोताओं पे, जो देखने वाले हैं उन पे, प्रामाणिकता भी उनकी बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है? संदर्भ ग्रंथ से संबंधित विषय के बारे में विस्तार से सामग्री प्राप्त हो जाती है, विस्तार उसका किया जा सकता है एक छोटी सी घटना का, जिससे वो प्रभावी हो जाती है। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूर्ण होता है मित्रों। और संवाद सेतु पुस्तक भी कक्षा 12 की पूर्ण होती है। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे। प्रत्येक वीडियो में इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा संवाद सेतु नाम से, जिसमें संपूर्ण अध्याय आपके रहेंगे। आप उसके अनुसार अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।